100 teenage girls were sexually abused, laid bare a toxic mix of religious reach and political impunity. When police themselves are not aware, how do you expect civilians to be aware about such things? बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं बहुत से पहलुओं से। अपन कहते हैं कि किसी के प्रभाव को यदि आप आंकलन करें तो उसको सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, ऐसे मतलब आप कई एंगल्स को आप उनको देखते हैं। साल था 1992। राजस्थान के अजमेर शहर में बहुत सी अजीब घटनाएं हो रही थी। अजमेर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती होगी वो है अजमेर शरीफ दरगाह। ऐसा क्या हुआ अजमेर शहर में जिसने कई लड़कियों और उनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगी ही बदल दी। कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया और कईयों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया और कई तो मेंटली अनस्टेबल हो गई। अजमेर में अपने बेटे की शादी करने से पहले लड़के की फैमिली वाले फ़ोटो बूथ में जाकर ये चेक करते थे कि कहीं इस लड़की की फ़ोटो सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों से तो मैच नहीं हो रही। इस स्कूल से 250 लड़कियों के सेक्स स्कैंडल की रिपोर्ट सामने आई थी और इस केस की सच्चाई सामने आने के बाद सभी लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतनी सारी लड़कियों का शोषण होने के बाद भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई और जो आवाज़ उठाना चाहता था उसकी आवाज़ भी दबा दी गई, क्योंकि इस केस से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग जैसे पॉलिटिशियंस और आस्था के केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह के लोग प्राइम सस्पेक्ट थे। इन चंद लोगों ने 10-20 नहीं बल्कि 250 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण किया था। तो चलिए जानते हैं ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कैसे ये लड़कियां इनका शिकार बनती चली गई और इस घिनौने काम को अंजाम देने वाले लोगों के साथ क्या हुआ। तो इस केस की शुरुआत होती है सोफिया सेकेंडरी स्कूल से, जो अजमेर में अपनी पढ़ाई के लिए बहुत पॉपुलर था। ये एक गर्ल्स स्कूल था और यहाँ पे ज़्यादातर अमीर परिवारों की लड़कियाँ ही पढ़ती थी। इस कांड के मेन एक्यूज फारूक चिश्ती, सलीम चिश्ती और नफीस चिश्ती, जो अजमेर की चिश्ती खादिम फैमिली से आते थे, और इनके कुछ एसोसिएट्स भी जिनका नाम था इकबाल भट्ट, सैयद ज़मीर हुसैन और सोहेल चिश्ती। ये केस समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों का अजमेर में बहुत दबदबा था। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, प्रोमिनेंट और रिच फैमिली से आते थे। चिश्ती फैमिली का रुतबा और पहुंच इतनी ज़्यादा थी कि किसी को किसी भी काम में दिक्कत आती थी तो वो अपने काम को कराने के लिए फारूक के पास ही आता था, और फारूक यूथ कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट भी था। तो इसी कारण से एक सोफिया सेकेंडरी स्कूल की 12th स्टैंडर्ड की लड़की फारूक के पास गैस कनेक्शन के लिए आती है और वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की भी इच्छा जताती है। उसकी सारी बात सुन के फारूक कहता है कि तुम्हें गैस कनेक्शन मिल जाएगा और कांग्रेस पार्टी में भी सीट दे दी जाएगी। उसके कुछ ही दिन बाद ये उस लड़की को राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में सीट दिलाने के बहाने अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। पहले तो वो लड़की कंफर्टेबल थी क्योंकि वो फारूक और उसके दोस्तों से कई बार मिल चुकी थी, लेकिन फार्म हाउस पर जाने के बाद उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। फार्म हाउस पहुँचते ही फारूक ने उस लड़की का शोषण किया और उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींच ली और उसको वो अश्लील तस्वीरें दिखाते हुए बोला कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी ये अश्लील तस्वीरें पूरे शहर में छपवा देंगे और फिर तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। और उसे कहा अगर तुम्हें अपनी ये तस्वीरें वापस चाहिए तो अपनी एक और दोस्त को मेरे फार्म हाउस पर लेकर आओ, और अगर तुम अपना ये काम नहीं कर पाई तो तुम्हारी ये सारी तस्वीरें स्कूल और पड़ोस में लीक कर दी जाएगी। और यहाँ से शुरुआत होती है इंडिया के बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल की। और वो लड़की ना चाहते हुए भी अपनी एक दोस्त को फारूक के फार्म हाउस पे लेकर आ ही जाती है और फिर फारूक और उसके दोस्त उस लड़की का भी रेप कर उसकी भी अश्लील फोटोज खींच लेते हैं। और ऐसे कर करके उन्होंने अपनी एक चैन बना ली थी और वो सारी लड़कियां अपने परिवार की इज्जत के लिए चुप रही, लेकिन वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि समाज तो उन्हें ही दोष देगा। और इससे ये सारी लड़कियां टूटने लगी और कई सुसाइड्स करने लगी। लेकिन लोगों और पेरेंट्स ने सोचा कि सुसाइड करने वाली सारी लड़कियां एक ही स्कूल की क्यों हैं, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो ये पता चला कि इस घिनौने काम के पीछे शहर के सबसे रसूखदार परिवार के लड़के इन्वॉल्व हैं। तो इस मामले को यही रफा दफा कर दिया गया और समय बीतता चला गया और वो लोग अपनी गैंग में और ज़्यादा लोग शामिल करने लगे और वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके पास भेजने लगे। और ऐसे ही एक ही लड़की का एक ही दिन में कई बार रेप होने लगा। ये बात है 1992 की। तो उस समय पर रील वाले कैमरे होते थे जिनकी फ़ोटोज़ डेवलप होने के लिए देनी पड़ती थी।
और जिस फोटो वाले के पास ये फ़ोटोज़ डेवलप होने के लिए जाती थी वो इन फ़ोटोज़ को सर्कुलेट करने लगा और इन लड़कियों के लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स हो गई और इन लड़कियों की तस्वीरें बिकने लगी और जो इन तस्वीरों को खरीदता वो खुद ही इन लड़कियों से कांटेक्ट करता और फिर वही फ़ोटोज़ और ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल शुरू हो जाता। कुल मिलाकर लड़की, फ़ोटोज़ और ब्लैकमेल का एक ऐसा जाल बिछ चुका था जिसमें अजमेर शहर की लड़कियां फंसती जा रही थी और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं था। इस गंदे खेल की जानकारी पत्रकारों, पुलिस वालों और नेताओं को भी हो गई थी, पर कोई भी उन दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करता था। पर फाइनली एक दिन नवज्योति के रिपोर्टर ने पॉलिटिकल प्रेशर होते हुए भी फारूक और उसके दोस्तों की फ़ोटोज़ और उनके बारे में खबर अखबार में छाप दी और 22 अप्रैल 1992 में नवज्योति में अजमेर सेक्स स्कैंडल के बारे में एक डिटेल्ड खबर छापी गई। पर पुलिस ने इस खबर को झुठलाते हुए कहा कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है और इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। पर नवज्योति न्यूज़पेपर इन लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहता था, तो उन्होंने 15 मई 1992 में एक बार फिर इस खबर को कवर करा और इस बार तस्वीरों में साफ आरोपियों को पहचाना जा सकता था और जबकि लड़कियों के चेहरे ब्लर कर दिए गए थे। और अगले दिन फिर दर्जनों लड़कियों की अश्लील तस्वीरें उनका फेस ब्लर करके अखबार में छापी गई और इस बार खबर सबूतों के साथ छापी गई थी, तो अजमेर की आम जनता सड़कों पर इंसाफ के लिए उतर आई। अजमेर में पूरा लॉकडाउन लग गया और पॉलिटिशियंस ने इस मामले को ऑब्वियसली हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया। अब पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। पर एक बार फिर पुलिस के द्वारा इस मामले में ढील दे दी गई और कहा कि बिना एफआईआर के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती और कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। नवज्योति के अलावा एक और रिपोर्टर जिनका नाम मदन सिंह था, वो भी अपने अखबार में इस खबर को प्रमुखता से छापने लगे और रोज़ नए नए खुलासे करने लगे। तो इसी वजह से एक रोज़ उनके ऊपर हमला किया जाता है, पर लकीली वो उससे बच जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उनके कमरे के बाहर एक पुलिस वाला भी खड़ा था। फिर भी 3 लोगों ने हॉस्पिटल में घुस के उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बट द मेन थिंग वॉज कि पुलिस एफआईआर का वेट कर रही थी और 250 में से 30-32 लड़कियां ही आगे आई और उन्होंने अपने साथ शोषण करने वाले दरिंदों को आइडेंटिफाई करा। लेकिन उसके बाद उन्हें डराया धमकाया गया और उनकी फैमिलीज़ को भी टॉर्चर किया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि इस कांड में बहुत से पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। तो उन लड़कियों को थ्रेटन करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद 30-32 में से केवल 2 ही लड़कियां रह गई जो अपनी बात पर अंत तक टिकी रही। इसके बाद कार्रवाई दोबारा शुरू की गई, पर हैरानी की बात तो ये है कि जो इस केस के मेन सस्पेक्ट थे नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती, पहली रिपोर्ट में उनका नाम ही नहीं था और छानबीन में 12 लोगों के नाम सामने आए, जिसमें से 8 लोग अजमेर छोड़कर भाग चुके थे। लगभग 6 साल की सुनवाई के बाद 18 मई 1998 में 18 आरोपियों को अजमेर की सेशन कोर्ट में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यह केस यही ख़त्म हो गया और लड़की के परिवार वालों को इंसाफ मिल गया, पर ऐसा नहीं है। अभी भी इस केस के बहुत से प्राइम सस्पेक्ट फरार थे, जिसमें से एक नफीस चिश्ती 2003 में पकड़ा गया और फारूक चिश्ती तो इतना शातिर निकला कि उसके वकील ने उसको मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर मेंटली अनस्टेबल साबित कर दिया। और जिन लोगों को इस केस में उम्र कैद की सज़ा दी गई थी उनकी भी सज़ा कम करके 10 साल कर दी गई और बहुत से आरोपियों को बहुत कम सज़ा में छोड़ दिया गया और 2007 में फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये कहते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि हमारे सिस्टम में इतनी कमियां हैं। 2013 में फारूक को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि फारूक ने अब बहुत सज़ा काट ली है और उसे अब और ज़्यादा दुखी ना किया जाए। फिलहाल कोर्ट में अभी भी ये केस चल रहा है और एक भी आरोपी जेल में नहीं है। हर कोई अपना बेल पर खुला घूम रहा है और अभी भी इस केस की सुनवाई चलती रहती है और पीड़ित महिला को कोर्ट में आना पड़ता है। इसी केस की सुनवाई में एक महिला को दिसंबर 2022 को कोर्ट में बुलाया जाता है और वो महिला वकील और जज से रोते हुए कहती है कि अब मुझको कोर्ट में क्यों बुलाया जा रहा है, अब तो इस केस को 30 साल बीत चुके हैं और अब मैं दादी बन चुकी हूँ। ये बात सुनते ही पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया और शायद इसीलिए काफ़ी सारी लड़कियां पीछे हट गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे इंसाफ के नाम पे सिर्फ सज़ा मिलती है और जो अपराधी है वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। और इस केस पर 2023 में अजमेर 92 फिल्म भी आई थी और इस केस को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के बारे में हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है।